गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 व राजनीतिक जीवन अध्याय 5 न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतंत्र में सभी को समान न्याय ये मिलना चाहिए, ये आवश्यक अंग है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। जब तक किसी भी देश में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वहाँ सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए भारतीय न्यायपालिका को सरकार के 3 अंग हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन न्यायपालिका को विधान पालिका और कार्यपालिका से अलग रखा है ताकि भारत के लोगों को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिले। चलते हैं हमारे अध्याय न्यायपालिका की तरफ। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देखा होगा कि देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इस अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें अदालतों की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इसी व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए किया जा सकते हैं, न्याय के लिए जा सकते हैं। लागू करने के लिए कानून का उल्लंघन किया तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ न्याय के लिए जा सकते हैं हम। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपको आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय भी कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब। हमारी ये क्या न्यायपालिका का चित्र है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। न्यायपालिका की भूमिका अर्थात हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? अदालतें बहुत सारे मुकदमों पर फैसले सुनाती है। वे तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वह राज्य के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला विवाद है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया मुहैया कराती है। भारत विभिन्नता वाला देश है, उसमें क्या है, अनेक प्रकार के झगड़े होते रहते हैं। न्याय व्यवस्था नागरिक व सरकार, यानी कभी न्याय व्यवस्था और नागरिकों के बीच विवाद हो सकता है, या कभी नागरिक व सरकार के बीच हो सकता है, या कभी 2 राज्यों का आपस में विवाद हो सकता है। जैसे कावेरी नदी पर केरल और तमिलनाडु का विवाद है। पंजाब और हरियाणा का SYL नहर पर विवाद है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवाद हो सकता है। टैक्सों के वितरण पर सीमा विवाद हो सकता है 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। इन सभी विवादों को पैदा होने से उनकी प्रक्रिया को हल करने की मुहैया कराती है न्यायपालिका। न्याय समीक्षा क्या है? न्याय समीक्षा संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इसे नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून संविधान की आधारभूत ढांचा का उल्लंघन करता है तो वह कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा प्रत्येक न्यायालय में न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, यानी सरकारें बदलती रहती है। न्यायालय में अगर कोई भी सरकार संविधान के विरुद्ध कानून बनाती है तो न्यायालय उसकी समीक्षा करता है कि यह संविधान की धाराओं के विपरीत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो न्यायालय उसको क्या रद्द कर सकता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर ऐसा लगता है कि
कोई भी सरकार या कोई भी कानून इन अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष से या समाज से क्या अलग करना चाहता है, तो उसे छीनना चाहता है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपना दरवाज़ा खटखटा सकता है। अगर देश किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 में किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा, जो खेतीहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर क्या है घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन के मौलिक अधिकार दिया गया है और उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अदालत को लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे। आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिमी बंगाल 1996 में मुकदमा ये आया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये पिक्चर में क्या तस्वीर में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बन गया था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। अपनी शिक्षा की सहायता से ही विवादों की किस्म उदाहरण केंद्र और राज्य के बीच, मैंने बताया था कि केंद्र और राज्य के बीच सीमा विवाद हो सकता है। नदी के पानी पर विवाद हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का, केरल और तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद है। दो राज्यों के बीच विवाद हो सकता है, सीमा विवाद हो सकता है, या सड़क में लेकर होता है, या टैक्सों को लेकर हो सकता है। दो नागरिकों के बीच विवाद हो सकता है। ऐसे कानूनों के संविधान का उल्लंघन करते हैं, उसके अनुसार क्या है न्यायालय सज़ा दे सकता है, सुनवाई कर सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? फिर आखिर स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता अपने परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तो आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, उसका तबादला कर सकते हैं। तब आप इस मामले में अदालत में ले जा सकते हैं, तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करने लगता है। बिल्कुल सही कि हमारी न्यायपालिका को इस प्रकार बनाया गया है ताकि वो किसी कार्यपालिका या प्रभावशाली नेता के पक्ष में निर्णय ना दे। कार्यपालिका विधान पालिका से अलग रखा गया है ताकि सभी को न्याय मिले। नेताओं का न्यायाधीशों पर नियंत्रण रहता है और उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीशों को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। ये मामला हमारे संविधान निर्माताओं की संज्ञान में था, इसलिए उन्होंने हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है कि शक्तियों का बंटवारा। अगला पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि हमने पढ़ा है हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू, इसका मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम देखते हैं। ये अलग अलग काम, अब अलग अलग शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, तो उसी के अनुसार वो कार्यपालिका है। एक पक्ष दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और न्यायपालिका को कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग रखा है। उसमें कोई दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, वह न ही सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद न्यायाधीशों को हटाना मुश्किल है। कम से कम 65 वर्ष तक नहीं हटाया जाता कि या हटाए जाते हैं तो क्या है उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है, और उससे 14 दिन पहले उसको सूचना क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देनी पड़ती है कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग लगाना चाहते हैं। तो इससे वो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।